नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर का जो वैल्यू एडेड पेपर है साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, जो वैल्यू एडेड पेपर है वीएसी पेपर है सेमेस्टर सेकंड का, उसकी हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आए हैं। एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये क्लास अपनी रहेगी। कुछ बच्चों का पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, तो मैंने एक बार ये क्लास कोशिश करी है कि आपके लिए हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आ सके जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, तो करते हैं बिना टाइम को पास किए हुए फर्स्ट यूनिट से ही शुरुआत। पहला है अपना पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस फोकसिंग ऑन हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील एंड एक्ट। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो ये समझने पर केंद्रित है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और क्या कार्य करते हैं या किस तरीके से कार्य करते हैं। इन चीज़ों को, इन बिहेवियर को समझने का जो साइंटिफिक मेथड है, स्टडी है, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। अगला है, व्हाट आर दी मेन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है? द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मनोविज्ञान के उद्देश्य व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, व्याख्या करना, पूर्वानुमान करना और नियंत्रण करने से संबंधित होते हैं, या यूँ कहें इन सबको जानना साइकोलॉजी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के मौलिक और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में अंतर बताइए। बेसिक साइकोलॉजी फोकसेज ऑन थियोरेटिकल नॉलेज while applied psychology uses this knowledge to solve the real life problems। अर्थात मौलिक मनोविज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस पे ज़्यादा केंद्रित होता है। जबकि जो अप्लाइड मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, वह उस ज्ञान को वास्तविक जीवन की जो समस्याएँ हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, उसके बातों को करता है। यानी अप्लाइड का मतलब है कि साइकोलॉजी को रियल लाइफ में अप्लाई करना, और बेसिक साइकोलॉजी का मतलब होता है कि साइकोलॉजी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको ये इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के 2 अनुप्रयुक्त क्षेत्रों के नाम बताइए। क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर इम्पोर्टेंट अप्लाइड एरियाज। नैदानिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त क्षेत्रों के इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाई सेल्फ इन साइकोलॉजी? यानी मनोविज्ञान में स्व से आप क्या समझते हो? सेल्फ रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ who they are including their thoughts, feelings and behaviors। यानी स्व से तात्पर्य व्यक्ति की उस धारणा से है कि वह कौन है, जिसके उसके बारे में क्या विचार है, भावनाएं क्या है और व्यवहार किस तरीके से शामिल होते हैं। यानी कि वह कोई अपने बारे में ये जानने कि वह कौन है, अपने बारे में क्या सोचता है, क्या भाव रखता है, क्या व्यवहार करता है, उसको साइकोलॉजी में सेल्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ? स्व का स्वरूप क्या है? द सेल्फ इज डायनेमिक, socially influenced and constantly evolving evolving with experiences and interactions। स्व गतिशील होता है, सामाजिक प्रभावों से प्रभावित होता है और अनुभवों तथा अंतः क्रियाओं से निरंतर विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन। आत्म नियमन की परिभाषा दीजिए। सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स टू अचीव पर्सनल गोल्स। यानी आत्म नियमन अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करने की क्षमता है ताकि व्यक्तिगत लक्ष्य को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। यानी कि हम हमारे जो इंडिविजुअल हमने गोल्स सेट कर रखे हैं, उसके लिए हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, थॉट्स को कंट्रोल करें और अपने व्यवहार को रेगुलेट करें। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेल्फ रेगुलेशन हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ? आत्म नियमन व्यक्ति की व्यक्तिगत विकास में कैसे सहायता करता है? सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स स्टे फोकस्ड, मैनेज स्ट्रेस एंड मेक कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ। आत्म नियमन व्यक्ति को केंद्रित करते हैं, यानी फोकस करते हैं, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तनाव मैनेज करने में, यानी कि मैंने अपने स्ट्रेस को प्रबंध करने में, और रचनात्मक निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे उसका क्या होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ? दैनिक जीवन में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है? साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, इंप्रूविंग रिलेशनशिप, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इनहेंसिंग वेलबींग। मनोविज्ञान व्यवहार को समझने, संबंधों को सुधारने, तनाव प्रबंध करने में और कल्याण बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है।
अगला क्वेश्चन आता है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रेगुलेशन। व्यक्तिगत विकास और आत्म नियमन में एक अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बी पार्ट में पूछा जा सकता है। सेल्फ रेगुलेशन is about controlling behavior, while personal growth is about achieving overall self improvement and potential. आत्म नियमन व्यवहार को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है, जबकि व्यक्तिगत विकास आत्म सुधार और क्षमता प्राप्ति से क्या है, संबंधित है। अब बात करते हैं पहली यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो एग्जाम में आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। एक्सप्लेन द डेफिनेशन, नेचर एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। मनोविज्ञान की परिभाषा, स्वरूप और उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। डिस्कस द बेसिक एंड अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। मनोविज्ञान के मौलिक और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों की उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी से अंतर या डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। स्वयं क्या है, इसके स्वरूप और मानव जीवन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट है, डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ। आत्म नियमन की परिभाषा दीजिए, यह व्यक्तिगत विकास में किस प्रकार मददगार होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ विद एग्जांपल्स। उदाहरण सहित मनोविज्ञान और दैनिक जीवन के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। और एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड इट्स रोल इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विकास की संकल्पना तथा व्यक्तित्व के समग्र विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। यहाँ से आपके साइकोलॉजी और एवरीडे के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की तरफ से। पहला है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की परिभाषा क्या है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अडॉप्ट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अप्लाई नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। बुद्धि सीखने, अनुकूल करने, समस्याओं को हल करने और नई परिस्थितियों में ज्ञान के प्रयोग करने की क्या है, क्षमता है। नेक्स्ट है, नेम टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की दो प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताइए। यानी बुद्धि के लिए जो दो सिद्धांत दिए गए उनमें दो सिद्धांतों के नाम बताइए। पहला है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड स्टर्नबर्ग थ्योरी ट्राइआर्किक, सॉरी इसको बोलते हैं ट्राइआर्किक थ्योरी आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज। यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का त्रिआधारी सिद्धांत दो प्रमुख सिद्धांत हैं। यहाँ से ये दोनों ही सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे गार्डनर का भी पूछा जाएगा और स्टर्नबर्ग का भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो जो ट्री आर्किक है, इसका समझ जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ट्री आर्किक शब्द का अर्थ होता है तीन भागों से मिलकर बना हुआ, यानी इस तरीके से ट्राइंगल से जो बनता है उसको बोलते हैं ट्री आर्किक। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ट्री का मतलब होता है तीन और आर्किक का मतलब होता है नियम या सिद्धांत, यानी जो तीन सिद्धांतों से मिलकर बना है उसको क्या बोलते हैं, ट्री आर्किक है। तो ट्री आर्किक जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ट्री आर्किक का मतलब हुआ थ्री पार्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ट्रिआर्किक थ्योरी देके उसका नाम पूछा जा सकता है किसने दी, या फिर ये पूछा जा सकता है स्टर्नबर्ग की थ्योरी का क्या नाम है। ठीक इसी हिसाब से गार्डनर की थ्योरी का क्या नाम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, गार्डनर का है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। गार्डनर प्रपोज्ड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एबिलिटी बट ए सेट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लाइक लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडीली, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। गार्डनर ने का कहना है कि बुद्धि कोई एकल क्षमता नहीं है, बल्कि यह अनेक बुद्धियों का क्या है, समूह है, जैसे भाषाई, तार्किक, संगीतमय, शारीरिक, अंतर्व्यक्तिक, आत्मव्यक्तिक और प्राकृतिक। तो कई सारी इंटेलिजेंस मिलकर क्या बनती है, एक बुद्धि बनती है, एक एक इंटेलिजेंस बनती है। इसका मतलब जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वह सिंगल नहीं है, वह कई बुद्धियों का क्या है, समूह है। इसलिए गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, नेम एनी थ्री इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय गार्डनर। गार्डनर द्वारा प्रस्तावित किसी तीन बुद्धियों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस, भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतमय बुद्धि का होना। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग का त्रिआधारी बुद्धि सिद्धांत क्या है। स्टर्नबर्ग सजेस्ट थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। पहला एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल
इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 घटकों का उल्लेख किया है, विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव और व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इन तीनों का उसने क्या कहा, एक जो थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। समझ लेते हैं इसको। स्टर्नबर्ग ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द्वारा बुद्धि को 3 घटकों में समझाया गया है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसमें क्या होता है, समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने की क्षमता होती है, यानी एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसको स्टर्नबर्ग ने एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहा है। सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी सृजनात्मक बुद्धि, नए विचार उत्पन्न करने और नवीन परिस्थितियों में ढलने की क्षमता, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड अडेप्ट ए न्यू सिचुएशन, यानी कि नए नए विचार हम जनरेट कर सके और नई सिचुएशन में हम खुद को डाल सके, दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और थर्ड है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी व्यवहारिक बुद्धि, रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने और अनुभव से सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी कि डेली रूटीन की जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे सोल्व करें और जो हमने किया है उससे हम किस तरीके से सीख सकते हैं, लर्न कैसे कर सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। अगला है डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि की परिभाषा दीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। भावनात्मक बुद्धि अपने तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्या है, क्षमता है, कि हम दूसरों को भी समझे और खुद को भी समझे और इमोशनली तौर पे कंट्रोल रहे। वाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जीवन में भावनात्मक बुद्धि क्यों महत्वपूर्ण है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। भावनात्मक बुद्धि संचार, संबंधों, तनाव प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करती है, इंप्रूव करती है, बेहतर बनाती है, इसलिए इसका जरूरी है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में भावनात्मक बुद्धि के प्रयोग का एक उदाहरण दीजिए। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट calmly at the workplace is an example of emotional intelligence। कार्यस्थल पर विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से संभालना भावनात्मक बुद्धि का क्या है, एक एग्जाम्पल है। यानी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हम जो भी विवाद वगैरह होता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से हम उसको ले और उसको सोल्व करें, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है नेम वन टेस्ट यूज टू मेजर इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कोई एक टेस्ट या परीक्षण का नाम बताइए। द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल इज ए कॉमनली यूज्ड टेस्ट, यानी जो स्टैनफोर्ड बिनेट है वो इंटेलिजेंस स्केल जो बनाया था स्टैनफोर्ड ने, बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, वह एक प्रचलित परीक्षण है जिससे बुद्धि को मेजर आउट किया जाता है। नेक्स्ट है नेम वन टेस्ट यूज टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त एक परीक्षण का नाम बताइए। द मेयर सेलोवे कारुशो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी MSCEIT इज यूज्ड, यानी मेयर सेलोवे कारुसो जो भावनात्मक बुद्धि परीक्षण का टेस्ट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है यूज किया जाता है। अगला है, अब इस यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइम है। डिफाइन इंटेलिजेंस एंड डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बुद्धि की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विथ सुटेबल एग्जांपल्स, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस स्टर्नबर्ग ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन डिटेल, स्टर्नबर्ग की त्रिआधारी बुद्धि सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक या दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ, भावनात्मक बुद्धि की परिभाषा दीजिए, इसके घटकों और दैनिक जीवन में महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी वन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन डिटेल, बुद्धि के किसी एक परीक्षण का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एनी वन टेस्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, भावनात्मक बुद्धि के परीक्षण और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड थॉट्स दैट मेक एन इंडिविजुअल यूनिक, व्यक्तित्व है गुणों, व्यवहारों और विचारों का एक गतिशील संगठन है जो कि व्यक्ति को विशेष बनाता है।
नेक्स्ट है, व्हाट आर ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत क्या है? ट्रेट थ्योरीज describe पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर अक्रॉस सिचुएशन। गुण सिद्धांत व्यक्तित्व को स्थायी विशेषताओं के रूप में वर्णित करते हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइजेक आइजेक आइजेक्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी आइजेक का व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है, समझाइए। आइजेक प्रपोज्ड 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी: एक्सट्रोवेंशन, इंट्रोवेंशन एंड न्यूट्रोसिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म। आइजेक ने व्यक्तित्व के 3 आयाम बताए: बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, यानी एक तो बहिर्मुखता अंतर्मुखता का होना, न्यूरोटिसिज्म और स्थिरता का होना, और तीसरा है साइकोटिसिज्म का होना। 3 ये आयाम बताए थे, किसने? आइजेक ने बताए थे। तीनों के आपको नाम याद रखने हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज, प्रकार और गुण सिद्धांतों में अंतर बताइए। टाइप थ्योरीज क्लासिफाई इंडिविजुअल्स इनटू कैटेगरीज व्हाइल ट्रेट थ्योरीज मेजर कंटिन्यूअस पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रकार सिद्धांत व्यक्तियों को वर्गों में बांटते हैं, जबकि गुण सिद्धांत निरंतर व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषताओं को मापते हैं। यानी कि गुण सिद्धांत है वो व्यक्ति के गुणों की तरफ बात करेगा, जबकि प्रकार सिद्धांत है वो व्यक्तियों को वर्गों में बांटेगा। अगला है, व्हाट इज फ्राइड्स साइक्लोनेटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है? फ्राइड एक्सप्लेन्ड पर्सनैलिटी एज द इंटरेक्शन ऑफ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो शेप्ड बाई अनकॉन्शियस मोटिव्स। फ्राइड ने व्यक्तित्व को ईडी यानी आईडी, ईगो और सुपर ईगो की पारस्परिक क्रिया के रूप में समझाया है, जो कि अचेतन प्रवृत्तियों से क्या है, निर्मित है। व्हाट इज द मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? मास्लो का मानवतावादी जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वो क्या है? मास्लो एम्फसाइज्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड अरेंज्ड ह्यूमन नीड्स इन ए हायरार्की फ्रॉम बेसिक टू हायर नीड्स। मैस्लो का जो आत्म साक्षात्कार पर बल दिया गया है मैस्लो ने, और मानव आवश्यकताओं को मूलभूत से उच्च आवश्यकताओं तक श्रेणीबद्ध किया है। यानी मास्लो ने कहा है कि जो ह्यूमन होते हैं उसकी 5 तरीके की नीड होती है, इस तरीके से। और जैसे-जैसे एक नीड पूरी होती है, दूसरी नीड अराइज़ होती है। तो जो शुरुआत की 2 नीड है रोटी, कपड़ा, मकान वाली, वो आधारभूत आवश्यकताएँ होती हैं, ठीक है? और उसके बाद ये वाली आवश्यकताएँ जनरेट होती है। तो धीरे-धीरे आवश्यकताओं की हायरार्की उसने बनाई थी, कि हायरार्की में ऊपर से नीचे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 नीड उसने बताई थी। तो आपको इस पाँचों नीड का पता होना चाहिए। और ये आत्म साक्षात्कार पर बल दिया था कि बंदा लाइफ में कहाँ क्या करना है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है, जहाँ पर उसको आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म और सम्मान होता है, आत्म अनुभूति होती है। तो इस तरीके से उसने 5 आवश्यकताओं को बताया था। व्हाट इज मीन्ड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन मैस्लोज थ्योरी? मैस्लो के सिद्धांत में आत्म साक्षात्कार से क्या अभिप्राय है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ वंस फ्यूलेस्ट पोटेंशियल, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ। आत्म साक्षात्कार अपने सर्वोच्च सामर्थ्य, सृजनात्मकता और व्यक्तिगत विकास की क्या है, प्राप्ति है। नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फ्राइड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। फ्राइड के व्यक्तिगत ढांचे के 3 घटकों के नाम बताइए: आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। मेंशन वन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण बताइए। द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर यानी 6 PF क्वेश्चनरीज इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली व्यक्तित्व का एक वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण है, जिसमें 16 क्वेश्चन होते हैं, एक तरीके से एमसीक्यूज बेस्ड जैसा, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। हाउ इज पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ? दैनिक जीवन में व्यक्तित्व का क्या महत्व है? पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप एंड एडजस्टमेंट इन सोशल सिचुएशंस। व्यक्तित्व व्यवहार, संचार, संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला है, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर थ्योरीज। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस आइजेक्स ट्रेट एंड टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन डिटेल। आइजेक के गुण और प्रकार सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फ्राइड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विद रेफरेंस टू आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी, ईगो और सुपर ईगो के संदर्भ में फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। What is the Maslow humanistic theory of personality? Explain the hierarchy of needs. मैस्लो का मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत क्या है? आवश्यकताओं के श्रेणी क्रम की व्याख्या कीजिए।
एक है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन ह्यूमन एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर। मानव के अनुकूलन और व्यवहार में व्यक्तित्व की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स मेजर इट्स सिग्निफिकेंस। व्यक्तित्व के किसी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ये आपकी जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बातें हैं, साइकोलॉजी की बातें हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमने पेपर अपलोड कर रखा है। आप इसके सेमेस्टर का है वो पेपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और वैल्यू एडेड पेपर ही है। तो एक बार आप, वैल्यू एडेड नहीं, शायद एईसी पेपर है, आप उसको जरूर देखिएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आपकी थर्ड यूनिट डिटेल में कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं आखिरी और फोर्थ यूनिट की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? तनाव की परिभाषा क्या है? स्ट्रेस इज ए साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू डिमांड्स और प्रेशर्स दैट चैलेंज ए पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। तनाव किसी व्यक्ति की सामंजस्य क्षमता को चुनौती देने वाली मांगों या दबावों पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया को कहा जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस? तनाव का स्वरूप क्या है? स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव, can be negative and depending on how the individual perceives it। तनाव सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसे कैसे ग्रहण करता है। यू स्ट्रेस के तौर पे ग्रहण करता है, डिस स्ट्रेस के तौर पे, यानी नकारात्मक या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेम टू कॉमन सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तनाव के दो सामान्य स्रोत बताइए। वर्क प्रेशर एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉमन सोर्स ऑफ स्ट्रेस। कार्य का दबाव होना और परिवार में गृह क्लेश का होना, पारिवारिक विवाद का होना तनाव के सामान्य स्रोत हैं। इन चीज़ों से तनाव पैदा होते हैं। अगला है व्हाट आर स्ट्रेस रिएक्शंस? तनाव की प्रतिक्रिया क्या है? स्ट्रेस रिएक्शंस इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंज इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स। तनाव की प्रतिक्रियाएं शारीरिक हो सकती है, भावनात्मक होती है, संज्ञानात्मक होती है और व्यवहारिक परिवर्तनों के रूप में प्रकट होती है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस। तनाव की एक शारीरिक प्रतिक्रिया का उदाहरण दीजिए। इंक्रीज्ड दैट रेट एंड हेडेक्स आर फिजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस। हृदय गति का बढ़ना और सिरदर्द तनाव की क्या है? शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है या हमारे को सरदर्द होने लगता है, तो ये फिजिकल रिएक्शन है, हमारी बॉडी के द्वारा दिए जाते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमोशनल रिएक्शन टू स्ट्रेस। तनाव की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण बताइए। एंजाइटी और इरिटेबिलिटी आर इमोशनल रिएक्शन टू स्ट्रेस। चिंता और चिड़चिड़ापन होना या चिड़चिड़ा तनाव की क्या है? भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर ए कॉग्निटिव रिएक्शन टू स्ट्रेस। तनाव की संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया क्या है? कॉग्निटिव रिएक्शन इंक्लूड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी एंड नेगेटिव थिंकिंग। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में एकाग्रता की कमी का होना, कमजोर स्मृति का होना और नकारात्मक सोच का होना, ये हमारी कॉग्निटिव रिएक्शन होती है। व्हाट आर बिहेवियल चेंज रिएक्शन टू स्ट्रेस। तनाव की व्यवहारिक प्रतिक्रिया क्या है? बिहेवियरल रिएक्शन इंक्लूड ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज और विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज। व्यवहारिक प्रतिक्रिया में अधिक भोजन करना, धूम्रपान करना, शराब पीना और सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को काट लेना, ये हमारे व्यवहारिक प्रतिक्रिया होती है। ये चीज़ें बताती है कि हम तनाव में हैं। यानी कई लोग तनाव में क्या करते हैं? स्मोकिंग वगैरह करने लगते हैं। कई लोग तनाव में क्या करते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं। कईयों की हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी प्रेशर होने लगते हैं। तो ये अलग-अलग रिएक्शन आते हैं तनाव के। मेंशन एनी टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिएक्शन टू स्ट्रेस। तनाव की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। पर्सनैलिटी एंड सोशल सपोर्ट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। व्यक्तित्व और सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है हाउ डज सोशल सपोर्ट हेल्प इन कोपिंग विथ स्ट्रेस। तनाव से निपटने में सामाजिक समर्थन कैसे सहायक होता है? सोशल सपोर्ट प्रोवाइड्स इमोशनल स्ट्रेंथ, गाइडेंस एंड रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। सामाजिक समर्थन भावनात्मक शक्ति, मार्गदर्शन प्रदान करता है और अकेलेपन की भावना को क्या करता है? कम करता है। इस तरीके से सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड टाइप्स ऑफ विद एग्जांपल्स। तनाव की परिभाषा दीजिए, इसके स्वरूप और प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। डिस्कस द मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा कीजिए।
व्हाट आर स्ट्रेस रिएक्शन, तनाव की प्रतिक्रिया क्या है? एक्सप्लेन फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, बिहेवियर रिएक्शन इन डिटेल। शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। आपसे सारी नहीं पूछी जा सकती, हो सकता है आप पे कोई एक से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिएक्शन टू स्ट्रेस, तनाव की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करो। हाउ कैन इंडिविजुअल कॉप विथ स्ट्रेस, व्यक्ति तनाव से कैसे निपट सकता है? सजेस्ट इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी, प्रभावी सामना करने की रणनीतियों को सुझाइए। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल सपोर्ट एंड पर्सनैलिटी इन मैनेजिंग स्ट्रेस, तनाव प्रबंधन में सामाजिक समर्थन और व्यक्तित्व की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि किस तरीके से व्यक्ति की भूमिका होती है। तो ये थी अपनी साइकोलॉजिकल वैल्यू एडेड पेपर की क्लास, जो यहाँ तक आपने देखी। हमने कोशिश करी है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समेटने की। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक आपने क्लास देखी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी हो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, और हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए लख-लख शुभकामनाएँ। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो। और हाँ, आप क्लास देखते हो, बहुत से स्टूडेंट क्लास देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो थोड़ा-सा ये आपका फेयर थिंकिंग नहीं है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इवन यू आर वॉचिंग द करियर एजुनेस्ट वीडियो। धन्यवाद।